जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड राइट से खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि CSS 2025 का रिजल्ट आया एंड टुडे आई हैव विद मी नवाल साहब एंड नवाल इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ फार्मेसी फ्रॉम FC कॉलेज एंड शी हैज़ बीन एलोकेटेड टू कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप। अभी नवाल के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका जर्नी कैसा रहा और उन्होंने फार्मेसी पहले क्यों की और उसके बाद उन्होंने CSS का उनका प्लान कैसे बना और फिर CSS का प्लान बनने के बाद कितने अरसे में तैयारी की, कौन सी अटेम्प्ट में उन्होंने क्वालिफाई किया। तो नवाल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, इट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, ऐसे ही है? yes, अच्छा सर, आपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा आपका पहले, और ये भी बताइए आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, एकेडमिक आपका जो जर्नी है वो FSC तक या A लेवल तक कहाँ रहा और उसके बाद में ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में की, कहाँ से की? सर मैं लाहौर से ही हूँ। सबसे पहले तो मैंने FSC पंजाब कॉलेज से की थी। ठीक है। उसके बाद मैंने फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर उधर फार्मेसी में एडमिशन लिया था। ठीक है। 5 इयर्स फार्मेसी करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद ही मेरा प्लान था कि मैंने CSS करना है। अच्छा, मुझे अब यहाँ पे मैं रोकता हूँ। अच्छा, हम ना बेसिकली चाहते हैं कि लोगों को गाइड करना करियर काउंसलिंग के हवाले से, नॉट फॉर CSS जनरली। एक कैंडिडेट जो है वो FSC करता है या A लेवल्स करता है, उसके बाद वो फार्मेसी करता है, ठीक है, वाई CSS? क्योंकि एक तो स्पेशलाइज्ड डिग्री है, दुनिया जो है स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है, सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो आप स्पेशलाइजेशन करके सिविल सर्विस तरफ क्यों आना चाह रही थी? सर इसमें ये है कि मेरा शुरू से प्लान था CSS का। अच्छा। मैं 9th या 10th क्लास में थी तब से अच्छा। मेरे फादर ने मुझे ये ड्रीम जो है के लिए इनकलकेट किया था मेरे अंदर। फर्स्टली अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं? जी वो लॉयर है। अच्छा ठीक है, आपके फादर ने कहा कि ये CSS होता है। सर उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं पता था कि CSS क्या होता है, किस तरह करना है, कुछ नहीं आइडिया था। बट जब उन्होंने इसका नाम लिया तो मैंने इसके बारे में थोड़ा स्टडी करना शुरू किया मैट्रिक में ही। ठीक है। और थोड़ा सा मुझे आइडिया था कि इसमें एक कोई बहुत अच्छी पोस्ट होती है, मुझे बस इतना पता था। अच्छा। उसके बाद फिर जब मैं FSC में गई फिर और इंटरेस्ट, मेरा खुद अपना इंटरेस्ट भी इसमें डेवलप होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। फिर मैंने इसके बारे में देखा, मैंने लिस्ट डाउनलोड की कि इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, सिलेबस क्या है। FSC तक मेरा माइंड बन गया था कि मैंने आगे CSS ही करना है। ठीक है। बट ये था कि CSS का रेट जो है वो बहुत कम 2% रेट है पासिंग का। तो मुझे तो मेरा शुरू से ये ड्रीम था कि मैं एटलीस्ट कोई एक स्पेशलाइज्ड डिग्री कर लूँ कि अगर मेरी एलोकेशन नहीं होती CSS में तो मेरे पास कोई एक सेकंड ऑप्शन, यानी कि प्लान B होना चाहिए और प्लान B हम A के तौर पे करते हैं। अच्छा, आपने इस वजह से किया। और आप कौन सी ईयर में ग्रेजुएट हुई हैं अब? मैं 2024 में। 2024 में। और फिर CSS का जर्नी कहाँ से स्टार्ट होता है ग्रेजुएशन के बाद? सर ग्रेजुएशन के, क्योंकि मेरा शुरू से ही प्लान था CSS का, तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। उसके बाद मैंने फरवरी 2024 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। उसके बाद मई का बैच मैंने रीड राइट का ज्वाइन कर लिया था सर। मई आपके यानी कि बिल्कुल जो है ना आप क्लियर हेडेड थी कि आपने जो है ना जाना है। अच्छा, मई के अंदर आप आई, यानी कि जैसे अभी मई है और आप मई जो है 2024 में आ गई, फिर आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? आपने सेशन लिया, पढ़ी, तैयारी कैसे की? सर मई मॉर्निंग का मैंने सेशन था, उसमें से मैंने कंपल्सरीज की सारी तैयारी रीड राइट से की। ठीक है। बट ये था कि मुझे ना उस वक्त बिल्कुल नो हाउ नहीं थी, क्योंकि एक जब आप फील्ड में आते हैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों को नई चीज़ें सीखने को मिली कि ये तो बहुत डिफरेंट है जो मैंने सोचा हुआ था। जी, अच्छा। तो 2 महीने तो मुझे बिल्कुल उसको इनिशियल स्टार्ट लेने में लग गए थे। अच्छा, मैं यहाँ पे रोकूंगा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम यही बात कि जब मैं आपको पहले शुरू में कि पहले 1-2 महीने जब इंसान आता है तो उसको समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा। वो डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनको लगता है कभी जनरल एबिलिटी शुरू हो जाती है, कभी जनरल साइंस शुरू हो जाती है, थोड़ी देर बाद करंट अफेयर्स आता है, फिर पाकिस्तान अफेयर्स, तो वी गेट कंफ्यूज्ड। तो वहां पर कैंडिडेट को क्या करना चाहिए? अपने आप को जो है डायरेक्शन लेस होने के बजाय अपनी राइट डायरेक्शन पे कैसे रखना चाहिए? सर सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी थी, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस मोमेंट पे जो है ना वो बिल्कुल हाथ पांव छोड़ के बैठ जाते हैं। 100%। तो मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ। जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है और आप बिलीव करते हैं अपने ऊपर, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो एक अलाइनमेंट आपने प्रिसाइज स्टडी करनी होती है। आपने इधर उधर चीज़ें, विंडो शॉपिंग सर आपने कहा था इनिशियली कि विंडो शॉपिंग बंद कर दें। आपने जहाँ जो एक मेंटोर सेलेक्ट कर लिया है, जो एक आपने सोर्स सेलेक्ट कर लिया, उसी को फिर आपने लेके चलना है। आपने इधर उधर से नहीं इसकी मिसाल ऐसे कर लेते हैं ना, फार्मेसी आप पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं, हम काफी डॉक्टर्स के पास जाते हैं। मुझे कोई बीमारी है, मुझे फ्लू है, मैं एक डॉक्टर के पास जाऊं, उससे एक प्रिस्क्रिप्शन ले लूं, दूसरे के पास जाऊं, तीसरे के पास जाऊं, विंडो शॉपिंग करता रहूं, दवाइयां या सारों की मिक्स करके ले लूं या किसी की भी ना लूं। तो आइदर केस के अंदर मैं ठीक नहीं होऊंगा। तो मुझे चाहिए यहाँ पे इतने सारे डॉक्टर्स हैं, किसी एक के पास चला जाऊं, उसका इलाज करके देखूं, अगर नहीं ठीक होऊंगा तो फिर दूसरे के पास जाऊंगा, लेकिन लोग नहीं करते। और सर इसी टाइम में ना वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। वो 2 महीने जो आपको देना होता है, अपने आप को टाइम देना होता है, चीजों को देखना होता है, वो इधर उधर जाके वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। तो आपने टाइम
अपने आप को दिया। अच्छा, तो तैयारी कब तक कंप्लीट हो गई थी आपकी और रिटन प्रैक्टिस फिर कब स्टार्ट किया आपने? सर तैयारी तो कभी कंप्लीट नहीं होती है। ओके, गुड गुड आंसर। क्योंकि मुझे भी यही लगता था कि मेरी 70% या ऑलमोस्ट तैयारी थी जब मैं रिटन में अपीयर हुई हूँ। ठीक है। तो पहले 2 महीने तो उसमें लग गए थे, सही तैयारी फिर मैंने जून जुलाई से स्टार्ट की थी। जून जुलाई में यानी कि आपने तैयारी स्टार्ट की थी। और रिटन प्रैक्टिस कितने की फिर आपने? सर रिटन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपका जीवन सेशन ही ज्वाइन किया था और वो 2 महीने रिटन प्रैक्टिस की थी। बट उसके अलावा जब मैंने इनिशियली जुलाई में स्टार्ट किया था पढ़ना, तो मैं साथ साथ नोट्स बनाती थी और लिखती रहती थी। यानी आपने मई से लेकर फरवरी में पेपर देना हमारे, यानी कि फरवरी तकरीबन 8 मंथ्स बनते हैं, तो आपने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया। 2 महीने नवाल को समझ में नहीं आई, ठीक है, और उसके बाद नवाल जाती हैं और फिर जीवन सेशन के बाद रिगरस राइटिंग प्रैक्टिस के बाद जो है ना आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, आपके ऑप्शनल्स क्या थे? सर यूरोपियन हिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, पंजाबी, क्रिमिनोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, आपके रिटन के मार्क्स जो हैं वो आउटस्टैंडिंग हैं, 690 प्लस मार्क्स हैं आपके। अब मुझे ये बताइए, इतने कम टाइम में इतने अच्छे मार्क्स की रेसिपी क्या है आपके अंदर? क्या एक तो मैं मुझे आपकी हैंडराइटिंग भी याद है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, बहुत यू प्रेजेंट योर पेपर रियली वेल, हैंडराइटिंग भी खूबसूरत है, प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी है। उसके अलावा क्या चीज़ है जो आपको डिफरेंशिएट करती है कॉमन पेपर से आपका पेपर? सर पेपर को मैं बाद में, पहले मैं एज अ पर्सन अगर बात करूँ तो कॉन्फिडेंस, मतलब मैंने बहुत से तैयारी में मैंने अपने साथ बहुत से कॉलीग्स को देखा है कि वो कहते हैं कि हम कर ही नहीं सकते हैं। हाँ। तो आपने ये नहीं सोचना कि आप कर ही नहीं सकते हो, आपने कॉन्फिडेंस जरूर रखना है, और जब कॉन्फिडेंस होगा तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद करते हैं। सर बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं ये बिलीव करता हूँ, जिसमें आपको बताता भी हूँ कि जिस तरह आपके बोलने में कॉन्फिडेंस है उस तरह आपके रिटन एक्सप्रेशन में भी कॉन्फिडेंस होता है, और अगर आप लिखते रहते हो तो वो कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाता है, और मुझे या किसी भी एग्जामिनर को वो नजर आता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट है उसके अंदर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपका जो है, आपका इन्वायरमेंटल साइंस था और पंजाबी था और पॉलिटिकल साइंस था। अब ये जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं, इनका जो आपकी तैयारी है वो स्ट्रक्चर अगर मैं करना चाहूँ, कोई एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस है, मैं उसको अगर तैयार करना चाहता हूँ तो मैं उसको कैसे तैयार करूँ, कहाँ से तैयार करूँ? अगर मैं घर बैठा हूँ अभी तो उसको कैसे तैयार करूँ? सर सबसे अच्छा सोर्स जो है वो पास्ट पेपर्स हैं। मतलब मैंने जब, अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, इन्वायरमेंटल साइंस है या कोई भी सब्जेक्ट है, एक टॉपिक मैंने आज एम बनाया हुआ है कि मैंने आज ये टॉपिक कवर करना है, तो मैंने उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको अपने सामने रखना है, क्योंकि ये होता है प्रिसाइज स्टडी। अगर आप प्रिसाइज नहीं रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने जो सिलेबस था, सिलेबस को आपने जो है ना, क्योंकि मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि बच्चों को बताएं या एस्पायरेंट्स को बताएं कि वो अपनी यो डायरेक्टेड या टारगेटेड तैयारी करें। आपने पास्ट पेपर्स का कहा, पास्ट पेपर कॉरेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं हमारे सिलेबस के साथ, तो आपने सिलेबस के अंदर कितने जो चीजें थी वो छोड़ दी थी, नहीं की थी, आपको लगता है? सर सिलेबस तो मैं बताया जैसे 70% तैयार किया था मैंने, काफी कुछ छोड़ा था, बिल्कुल 100% तैयार, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। ठीक है, टाइम कम तो था। मैंने ये देखा कि पास्ट पेपर्स में जो चीजें हैं और जो वैसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रही थी, मैंने सिर्फ उनको तैयार किया था, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। अच्छा, अब आपके पेपर्स बड़े खूबसूरत हुआ करते थे, मैं आपके शायद लगा भी दूंगा, तो बताइए कि वो उसकी प्रेजेंटेशन को कैसे बेहतर बनाया जाए, उसके लिए टिप्स दीजिए। सर ये टिप एक ये है कि मैंने ना 9-10 में मैंने अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत काम किया था। मैट्रिक में, क्योंकि आपको पता है आपके मार्क्स जो हैं वो बोर्ड का सिस्टम है कैसा बना हुआ है, जो प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो मैंने अपने मैट्रिक में भी मेरे काफ़ी अच्छे 96% मार्क्स थे। अच्छा। तो उसके भी रीज़न यही थी कि मैंने प्रेजेंटेशन पे अपने बहुत काम किया था। क्या टिप्स हैं उसके लिए बताइए, कैसे किया था ना, अभी बताइए ना क्या किया हमने। सर टिप्स ये हैं कि मार्कर का यूज़ आपको अच्छा आना चाहिए। उसमें होता है कि एक 604 मार्कर होता है, एक 605 होता है। आपको उसका डिफरेंस पता होना चाहिए, कौन सा लाइन्स लगाने के लिए होता है, कौन सा लिखने के लिए होता है, और किस पेन से। इवन सर मैं एक और यहाँ पे बात बताना चाहूँगी कि बहुत से बच्चों को मैंने देखा है वो ब्लू पॉइंटर से ना अपना पेपर कर रहे थे। सर मैंने स्पेसिफिकली जाके मैंने हंट किया था कि मैंने कौन से पेपर से जो है वो पेन से अपना पेपर लिखना है। तो मैंने वो एक जेल पेन था, ब्लू से कलर का होता है, जिसकी जो इंक है वो फैलती भी नहीं है और वो बाकी बच्चों से ज़रा डिफ्रेंशिएट एक पेपर को लुक डिफरेंट आ जाती है। तो मैंने सिंपल उस पॉइंटर से अपना पेपर नहीं किया था, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए जेल पेन यूज़ किया था, और उसकी राइटिंग भी बहुत बारीक सी और बहुत फ्लो में लिखता था, तो मैंने उसका पूरा बॉक्स लेके रख लिया था। अब इमेजिन कीजिए दैट यू नो कि डिटेलिंग चेक की है आपने, पिक डिटेलिंग, दैट यू नो कि शी वेंट फॉर द, शी नोज द मार्कर्स के नंबर कौन से हैं, लाइंस के लिए कौन सा है, हेडिंग्स के लिए कौन सा है, और जो है ना जेल पेन उन्होंने टेस्ट किए और फिर उसके बॉक्सेस लेके आई, अच्छा ये वाला है तो अगर इस पे प्रैक्टिस की, अगर ना मिले बाद में शॉर्ट हो गए तो मैं कहाँ से लूंगी, ऐसे थी। जी सर। तो डिटेलिंग देखिए, ये जो टॉप पोजीशंस के अंदर जो लोग आते हैं या जिनके रिटर्न में मार्क्स आते हैं या इंटरव्यू मार्क्स आते हैं टॉप पोजीशंस के अंदर, उनकी दे हैव देयर वे टुवर्ड्स मैडनेस,
उनका जो तरीकाकार है वो बड़े ही वो डिटेलिंग के साथ होती है। ये मैं पूछना चाह रहा था कि आपने कहाँ से सीखा। तो लास्टली आप क्या पैगाम देना चाहेंगी नए बर्डिंग एस्पायरेंट्स को? अभी मई आया हुआ है दोबारा, मई का जो कि आज 2 मई है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगी? अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करें? उनको लोग कह रहे हैं टाइम कम रह गया है, क्या टाइम कम है, टाइम ज्यादा है, टाइम एनफ है? वो डर को कैसे खत्म करें, उन डिस्ट्रैक्शन को कैसे खत्म करें जो उनको बताते हैं कि नहीं करेंगे? और आपको याद होगा कि हमारी क्लास में 100 लोग आते हैं तो 3-4 एट द एंड ऑफ द डे बच जाते हैं कि जो पेपर दे रहे होते हैं और आप जैसे होते हैं, उनमें से 2-3 हो जाते हैं और 1-2 नहीं भी होते हैं, ठीक है, तो 60-70% हमारा जो है क्वालिफिकेशन का हो जाता है, क्वालिफाई कर जाते हैं। तो प्लीज ओवर टू यू नाउ। सबसे पहले तो सर 3 बातें मैं कहूँगी। फर्स्ट ये कि आप लोगों ने प्रिसाइज स्टडी करनी है, पास पेपर को अपने सामने रखना है और इधर उधर की शॉपिंग बंद कर देनी है। सिर्फ आपने फोकस रखना है अपने ऊपर। जो आपका सिलेबस डाउनलोड कर लें पहले और देख लें कि इसमें से मैं कितना कवर कर सकता हूँ, मेरे पास जितना टाइम रह गया है उसमें आपने प्रिसाइज स्टडी करनी है और इधर उधर की शॉपिंग को आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है। और सेकंड आपका ये है कि आपने टाइम को देखना है, मैनेज करना होता है। अगर आपको लगता है आपकी तैयारी नहीं है, 30 to 40% तैयारी और पीछे 4 to 5 मंथ्स रह गए हैं, तो आई थिंक वो अटैम्प्ट नहीं देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कम से कम भी आपकी 60-70% तैयारी है, फिर आपको अटैम्प्ट के लिए जाना चाहिए, वरना अटैम्प्ट वेस्ट नहीं करनी चाहिए। मुझे ये लगता था, मेरे पास 7 मंथ्स थे, तो मुझे ये लगता था कि 7 मंथ्स में मैं 70% सिलेबस कवर कर सकती हूँ, तो वो मैंने कर लिया था और इस वजह से मैंने वो अटैम्प्ट दी थी। तो बस यही है कि आप फोकस रहें और सबसे ज़्यादा नीयत साफ़ होनी चाहिए और अल्लाह ताला पे ट्रस्ट होना चाहिए सर। ट्रू, 100% ट्रू। ये थी नवाल सैफ, और नवाल की जो है कॉन्वर्सेशन से टेक अवे जो है डिटेलिंग में चाहिए, पिक डिटेलिंग में चाहिए। काम कीजिए अपने ऊपर। अगर जिन्होंने मैट्रिक में काम किया तो आप आज कर लीजिए, आज करेंगे तो कल पहुंचेंगे, कल करेंगे तो परसों पहुंचेंगे, अगर नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं पहुंचेंगे और सोचते रहेंगे। तो स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए रीड राइट के साथ, हम आते रहेंगे बाकी सक्सेस स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।